सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो, क्योंकि आज मौसम भी खुशगवार हो चुका है। मौसम खुशगवार इसलिए कि आज सुबह सुबह जो है वो अल्लाह ताला की रहमत शहर फैसलाबाद पे बरसी है। बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से ठंडी हवाओं का राज है और गरज चमक के साथ बारिश आज फैसलाबाद के अंदर हुई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। यही नहीं बल्कि दरख्तों पे अटी हुई धूल जो है वो भी धुल गई है और घरों के अंदर आज ब्रेकफास्ट करते हुए एक अनोखा ही समा था। खुशगवार माहौल के अंदर जब मनपसंद खाने और नाश्तों का इह्तमाम घरों के अंदर किया जाता है तो मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। कहीं पे फ्राई एग्स तैयार किए जा रहे थे और कहीं पे कॉफी और कहीं पे गर्मा गर्म चाय से आज मौसम को लुत्फ जो है वो दुबाला किया जा रहा था। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहर फैसलाबाद के अंदर कोरोना वायरस जो है उसे रोकने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज़ एक बॉयलर जो है वो फटने का हादसा जो है वो फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जिसकी वजह से 3 अफराद जो है वो जाँ बहक बताए जा रहे हैं और कुछ जख्मी भी है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ऐसे लोग जो कि उस हादसे के अंदर इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए मगफरत भी करते हैं और इसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको सेहतयाबी दे। डीसी फैसलाबाद भी जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ रात के औकात में अलाइड हॉस्पिटल के अंदर जो जख्मी लोग थे उनकी इयादत के लिए वहाँ पे गए और जाए वकूआ पे भी जाया जा रहा है और ये तलाश किया जा रहा है आखिरकार किस वजह से जो है ये बॉयलर फटा और क्या वजह पेश आई जिसकी वजह से ऐसा हादसा पेश आया। रही बात शहर की सूरत हाल के हवाले से, तो शहर की सूरत हाल कुछ यूं है कि पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है। पीएसओ पंप्स के ऊपर तो मिल रहा है, लेकिन दीगर पंप्स जो दीगर कंपनीज के हैं उनके ऊपर पेट्रोल जो है वो नायाब होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं पेट्रोल हासिल करने के लिए। लोगों को ये कहना है कि जब पेट्रोल महंगा किया जाता है तब तो ये पंप मालिकान जो हैं वो पहले से पेट्रोल को परचेज कर लेते हैं, 50,000 लीटर या एक टैंक मुकम्मल खरीद लेते हैं ताकि 24 घंटे बाद जब ऑयल की कीमतें चेंज होनी है तो उसे नई कीमतों के ऊपर सेल किया जाए। लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो पंप मालिकान की जान से पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से भी ज़िले हुकूमत जो है वो काफ़ी मुतहरक नजर आई है और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जाके जो शिकायत थी उसके मुताबिक उनको चेकिंग की गई है, उनके पैमाने चेक किए गए हैं और जहां पे कोई मसला आ रहा था उस पंप को ना सिर्फ सील किया गया बल्कि इसके साथ साथ भारी जुर्माने भी किए गए हैं। हमारे साथ रमजान मिर्जा साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन के मालिक हैं और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र इनकी होती है, चाहे वो डीसी ऑफिस से हो या दीगर मामलात के ऊपर हों। क्योंकि आज सुबह बारिश भी हुई है शहर फैसलाबाद के ऊपर और बारिश के बाद हमारे बहुत सारे नशीबी इलाके हैं जो कि ज़ेरे आब आ जाते हैं और पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां जो कि फूट पड़ती हैं और अहले इलाका को गुजरने में भी मुश्किलात होती हैं। खासकर नमाजी हजरात जो वहाँ से गुजर के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे, बारिश हुई है सुबह सुबह और बहुत सारे इलाकों में पानी भी खड़ा हो गया होगा यकीनन, अभी इसके बाद आप रिपोर्टिंग के लिए भी जाएंगे। वासा की जानब से क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, क्योंकि मानसून की बारिशें अब स्टार्ट हो रही हैं, तो मानसून की बारिशों के अंदर तो खास तौर पे फैसलाबाद के अंदर ये देखने को मिलता है कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल होती है। गली मोहल्लों की दरिया का मंजर, नदी का मंजर पेश कर रहे होते हैं और सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुका होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हनन, बहुत शुक्रिया। हनन, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो कि हमेशा से अरबाब इख्तियार की नज़र से ओझल इसलिए रहा कि यहाँ पर हमेशा फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है। जब भी बात की जाती है, तख्त लाहौर की बात की जाती है, तो गुज़िश्ता हुकूमतों ने फैसलाबाद को हमेशा नज़रअंदाज रखा और जिसका नतीजा और खमियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और मौजूदा हुकूमत तो इस शहर को गिनती में नहीं ला रही। शायद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकानी असम्बली जो हैं उनकी सलाहियत ऐसी है कि उनको कहीं पर भी अहमियत नहीं दी जाती, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपने भी जिक्र किया कि फैसलाबाद के जो मौजूदा हालात हैं, बारिश के बाद की सूरत हाल हो या पहले की सूरत हाल, दोनों में कोई बड़ा फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आता कि सड़कें जो हैं वो खड्डों का मंजर पेश कर रही हैं। और मैं कई एक बारी से कहता हूँ कि ये सनतों का शहर नहीं, अब शायद खड्डों का शहर बन चुका है। और मौजूदा जो बारिश हुई है जिससे मौसम के ऊपर तो एक अच्छा असर हुआ है, दर्जा हरारत में कदरी कमी भी वाक़ई होगी। अच्छा, आप अक्सर गनगौर घटाओं का विपर देते हैं, तो गनगौर घटाएं आज छा गई जी। आज तो मौका भी नहीं दिया उन्होंने खुद का एक दिलकश नज़ारा देखने के, क्योंकि जो ही सुबह उठे तो मौसम जो था वो तब्दील हो चुका था और अचानक
बारिश ने आन लिया फैसलाबादियों को। तो अचानक बारिश जो है होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। लोग अच्छा, आपकी गुफ्तगू से समटाइम मुझे ये फील होता है कि अचानक बादलों ने घेर लिया और उसके बाद गाना शुरू कर देंगे आप कुछ इस तरह से महसूस होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मौसम ऐसा है कि अगर आप मौसम को महसूस करते हैं तो वो आपके अंदर उतर जाता है, आपके मिजाज को बदल देता है। और आपको महसूस होता है कि वाकई ऐसा मौसम है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन होती है, आप किस तरह उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मौजूदा जो बारिश है वो चंद लम्हों की बारिश जो है वो रहमत से अचानक फिर जहमत बनना शुरू हो जाती है। और इस वक्त फैसलाबाद में 17 ऐसे नशेबी इलाके हैं जो कि वसा भी उसको कंसिडर करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई भी देर पा हल नहीं निकलता। उनमें सबसे अहम जो है वो स्टेशन चौक है। एक ऐसा बाउल इंजीनियर्स ने तैयार कर दिया है कि वहां से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, और गाड़ी आती है, धक्का देती है और फिर वो पानी फैलता है, धूप निकलती है, फिर निकलता है। इसके अलावा समुद्री रोड का जिक्र कर रहे, एलसीएम स्कूल के सामने एक ऐसा उन्होंने कर्व बना दिया है कि मामूली बारिश हो वहां पे पानी होता है। हमारे दोस्त कुछ यहाँ पे हमारे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं। मंडी मोड़ का इलाका है और अलामा इकबाल कॉलोनी समुद्री रोड, वहां पर भी मामूली बारिश के बाद गलियां जो हैं वो जल थल एक ही नजर आता है वहां पर। अच्छा, एक पोस्ट भी थी कल मैंने फेसबुक पे देखी, और यहाँ पे गेस्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए थे, चीफ एडवाइजर थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के। उनका ये कहना था, खुद अपनी हुकूमत पे वो तनकीद कर रहे थे कि समुद्री रोड के उस इलाके में लोग कह रहे हैं कि खास तौर पे उस रोड के ऊपर अगर चावल की फसल उगाई जाए तो बड़ी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि मुंजी को पानी की ज्यादा जरूरत होती है और पानी वहां पे खड़ा ही रहता है। असल में इसके अलावा हमारे पास ही है इकबाल स्टेडियम और इस्लाम नगर के इलाके। जब भी बारिश हो तो आपको पता है कि अगर किसी ने भी कोई खबर देनी है कि पानी रुका हुआ है तो आप चले जाएं, वहां पे आपको पानी नजर आ जाएगा। निगमानपुरे के इलाका में बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही पानी नजर आता है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद की जो शाहराहें बनी हुई हैं उनके इर्द गिर्द जो होती है वो एक स्ट्रॉम होती है, स्ट्रॉम ड्रेन होती है, या बरसाती नाला जिसे कहा जाता है। अच्छा, अब उसका मकसद ये है कि जब बारिश हो पानी उसमें चला जाए। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं वहां पर ड्रेन ही नहीं बनाई गई, और मैं ये महसूस करता हूं कि फैसलाबाद के जो इंजीनियर्स हैं और खसूसन जो इदारों के आला सरबराह हैं या जिम्मेदार हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, और सारा का सारा जो मलबा होता है वो बाद में आने वाले अफसरान के ऊपर डाला जाता है, और उसका खमियाजा जो है वो आप लोग, हम लोग, अवाम जो है वो भुगत रहे होते हैं। तो इस वक्त फैसलाबाद में मामूली बारिश के बाद भी कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं निकाला गया। वासा हुकाम इस हवाले से कहते हैं कि ये मुतलका इदारों की, जिनमें कारपोरेशन है, रोड डिपार्टमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है। 2 साल कबल साबिक एमडी वासा फकीम मोहम्मद चौधरी ने इन मुकामात की निशानदही करते हुए मुतलका डिपार्टमेंट्स को खत भी लिखे, हुकूमत पंजाब को भी लिखा, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सका, और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले भी अभी चंद सालों में उसके ऊपर कुछ होगा। आखिरकार मिर्जा साहब, इतना इन मामलात को हाईलाइट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है? जैसे आप बता रहे हैं खड्डों का शहर बन चुका है, तो इस खड्डों के शहर को संवारना आखिर किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इन्होंने नून लीग के किले से जिताया था, इनकी तो कोशिश ये होनी चाहिए थी शहर को पेरिस बना देते, लेकिन इन्होंने तो वाकई, वो कहते हैं ना नया पाकिस्तान, तो ये वाकई ही नया पाकिस्तान है जो कि पुराने पाकिस्तान से बहुत बदतर है। क्या कहेंगे? पेरिस तो नहीं ये शहर बन सका, लेकिन इसके झंगरोड़ के इलाके, बऊवाला के इलाके, इसके साथ साथ जितने भी पेरिफेरी के इलाके हैं, मछली फार्म के इलाके कई हैं, इसके साथ साथ शिवपुरा रोड का यूसुफ टाउन, झुमरा रोड का शमसाबाद और झुमरा रोड का ही रमजानाबाद, ये वीनस बने होते हैं बारिश के बाद। आप यकीन करें वहां पर जाएं तो आप, और जब बारिश का पानी सूखता है तो सोमालिया बन जाता है। सोमालिया बन जाता है, ऐसे ही लगता है कि हमारे साथ एक कॉलर भी है मिर्जा साहब, कॉलर बड़े अहम होते हैं हमारे शो में, तो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहब बात कर रही हैं और कहां से? और काइंडली अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि हम एक दूसरे की आवाज सुन सके। मेरा नाम तो शमाला है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। इमरान खान को मेरा ये पैगाम बताओ कि आप तो मांगते थे, लोगों को भी मांगने के लिए छोड़ दिया है, तो खुदा का खौफ करो, गरीब अवाम को मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको? अब सब मुसलमानों का ईमान कहाँ गायब हो गया है? नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, कुछ भी नहीं होगा। सियासत करनी छोड़ दो, इमरान खान को बोलो कि गरीब बंदे को ना मारो, बददुआएं लोगे और मजीद बददुआएं लोगे। बेवकूफ बंदा है ये।
मुसलमान जो एक बंदा यहूदी है ना, कोई मुसलमान नहीं जानता ये यहूदी है। जब यहूदी हुक्मरानी करता है ना तो जी मुसलमान कशमाइला साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये फ्रस्ट्रेशन थी अवाम के अंदर की मिर्जा साहब कि सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई है कि लोग अब समझ रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं वो अपने ऐवान बाला के अंदर बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। मुश्किलात अगर किसी को फेस करनी पड़ी है तो अवाम को फेस करनी पड़ी है। इनका कहना था कि इमरान खान तक इस चीज़ का पैगाम पहुंचाए कि अवाम किस कदर मुश्किलात से दो चार थी और है, और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त के अंदर भी रहेगी। इसको किस तरह से बतला जाए? असल में मामला ये है कि हनान, जब आप दूर बैठ के चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आपको हकीकत का इदराक नहीं होता। मौजूदा हुकूमत और ख़ुसूसन जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंदरूनी सूरत हाल क्या है। उन्हें ये लगता था कि शायद फंड्स की लीकेज है और सही जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन मिर्जा साहब जब ऐवान के अंदर अपोजिशन में बैठे थे तब तो बड़े मशवरे भी दिए जाते थे, इसको इस तरह से टैकल कर लिया जाए। नहीं किए जाते थे और ये भी कहा जाता था कि खैरात भी नहीं मांगी जाएगी। यही मैंने कहा कि उन्हें हकीकत का इदराक नहीं था। अब जबकि मामलात खुले हैं और उन्होंने देखना शुरू किया है तो नताइज ये निकल रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनकी वो खुद नफ़ी करते थे आज उसी के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। और उसके ऊपर अमल दरामद करने के बावजूद हालात ये हैं कि गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। मिर्जा साहब हमारे साथ एक कॉलर भी हैं तो कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? भाई मैं बुआनाबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, मलिक इमरान। जी इमरान साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने दोनों मौजूद भाइयों से, काइंडली आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना के मुताबिक, तो आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग बिल्कुल तो मास्क पहने। आपको हम लोग देख रहे हैं तो हम आपसे क्या रिजल्ट ले रहे हैं, हम आपको देख के क्या फीलिंग करेंगे। बिल्कुल इमरान साहब, यहाँ पे मैं आपकी माजरत चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ। एक तो ये पूरा स्टूडियो जो है हमारा डिसइंफेक्ट किया जाता है प्रोग्राम शुरू करने से पहले, और दूसरी चीज ये कि खास तौर पे हमारे ऑफिस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बहुत रखा जाता है। मिर्जा साहब इस वक्त मुझसे 10 फीट दूर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के बावजूद हमने इसको डिसइंफेक्ट भी करवाया है। और जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं अपने मास्क जो पहन लिए जाते हैं। अब मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन हमारे जितने भी कैमरामैन यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने मास्क पहन रखे हैं और तमाम एसओपीज का ख्याल रखा जाता है। जैसे ही ब्रेक आती है, ब्रेक के दौरान जो है हम खास तौर पे अपने हाथों को भी डिसइंफेक्ट करते हैं और अपनी बॉडी को और सोफास को भी डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये बिहाइंड द कैमरा जो काम होते हैं हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, इसलिए इमरान साहब, लेकिन फिर भी आपने जो बात हमें बताई वो बहुत अच्छी है। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई बस मैं तो यही कहना चाहूंगा पाकिस्तान की वहां पर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अपना करम करे, अपना फजल करे। आज से कुछ माह पहले या कुछ दिन पहले लोग पूछते थे यार कौन मरा कोरोना से, कोई आपके जानने वाला मरा है। अब ये कंडीशन है कि आप किसी को पूछते हो यार मेरा भतीजा मर गया, मेरा नेबर मर गया, मेरा कजन मर गया, मेरा दोस्त मर गया। अभी रिसेंटली मेडिकल मार्केट में मेरा दोस्त है सैफुल अलवी, उसको फ्लू हुआ है। फ्लू दिखाने के लिए वो राइड अस्पताल में गया है तो उन्होंने 2 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी दे दी है, ये इसको कोरोना है जी। अब लोग बिल्कुल अफ्रेड हो गए हैं, लोगों को पता चल गया कि ये की बीमारी है। पहले लोगों ने एहतियात नहीं की। अभी भी मैं बता रहा हूँ, में रहते हैं हम 8 बाजारों की दुनिया को हम देखते हैं, एयरफील्ड देखते हैं, लोगों का नजर देखते हैं, कारोबारी इलाकों को देखते हैं। अभी भी कुछ लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन ऐसे हैं जो इस बीमारी को नहीं मान रहे और ना कुछ समझ रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो काइंडली देखने में आया कि हमारी पुलिस और हमारी इंतजामिया इस वक्त ऑनलाइन बिल्कुल अपने ड्यूटी पर इंतजाम दे रहे हैं, लोगों को रोक के मास्क पहनने की तलकीन कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी है। इसको मजीद अगर और बहुत मजीद बढ़ाया जाए और अगर ड्यूटी को सही अंजाम दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस बीमारी के जितना हो सके कम कर सकते जी। हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कॉल करने का, और बड़ी बेहतरीन बात आपकी जान से बताई जा रही थी और जो कहा जा रहा था मैं 100% उस चीज से एग्री करता हूं कि बहुत सारे लोग थे जो कि ये कहते थे मिर्जा साहब के कोरोना वायरस है ही नहीं, और जैसे ही अब वबा सही तरीके से फूटी है तो हर दूसरा शख्स जो है इससे इन्फेक्टेड है। और खुदा बिल्कुल इनका ठीक कहना था कि रहम करे हमारे हालात पे। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब लुकमा अजल इस वायरस की वजह से बन रहे हैं।
तो एक पैनिक क्रिएट हो चुका है, लेकिन पैनिक के बावजूद अभी भी बड़ी लोगों की तादाद ऐसी है जो कि मान ही नहीं रही कि कोरोना वायरस है या नहीं है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? हनान, एक तो हमें बड़ा इस पे ऊपर वाज़ेह और क्लियर कट होना चाहिए कि मैं अगर हाथ धो रहा हूं तो ये किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। मैं अगर किसी से फासले पे रह रहा हूं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। मैं अगर मास्क पहन रहा हूं तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। अगर मैं मार्केट से होकर घर जाता हूं और जाते ही नहा लेता हूं, कपड़े बदल लेता हूं, तो इसका मतलब है ये वो तमाम वो सरगर्मियां हैं जिससे मेरा जिस्म साफ रह सकता है। कोरोना होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन इन तमाम एक्टिविटी का आपकी सेहत के ऊपर मुस्बत असर होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कोरोना है या नहीं। अगर कोरोना नहीं है तो इसका आपके ऊपर इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, और अगर कोरोना होगा तो आप यकीनन कोरोना से भी बच जाएंगे। और इस्लाम ने तो बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर जो है वो बयान दिया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मिसेस अजहर, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूं आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। मैंने कम कर दिया जी। मैं एक्चुअली बात करना चाह रही थी आपसे भी और मिर्जा से भी, पब्लिक के लिए मतलब लोग बात करना चाह रहे थे। जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि मतलब हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जगह जगह खड्डे पड़ गए या कोई इस तरह कचरा फैला हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हुकूमत का काम हो या इदारों का हो, हमारे पब्लिक का भी होता है कि हम लोग भी अपनी जहाँ कोई मतलब जितनी जगह हमारे सामने होती है या हमारे बस में होती है उसको हम क्लियर करें, साफ करें, क्योंकि हम अपना घर नहीं अपना पाकिस्तान साफ कर रहे होते हैं, उसको सजा रहे होते हैं, उसको संवार रहे होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ अर्सा पहले देखा कि नहर की सफाई हो रही साइडों से, लेकिन वो लोग कचरा जो है सारा नहर के अंदर डाले जा रहे हैं। मैंने उन्हें मना भी किया, वो बादशाह की मुलाजमीन थे, तो साफ सफाई के दौरान उन्होंने सारा कचरा नहर में डाल रहा। मैंने कहा कल को नहर को भी तो आपने साफ करना है, तो आप ये चीज मत करें। मेरे सामने वो लोग रुक गए, लेकिन उन्होंने बाद में फिर यही किया। ये सारा पब्लिक का, लोगों का होता है कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी अपने ही नुकसान हमारे आगे आते हैं। कल को खड्डे आते तो हम लोग शोर मचाते हैं कि खड्डे हैं पड़े हुए, यहाँ कचरा पड़ा है, वह आवाम नहीं करती, इदारे नहीं करते या हुकूमत नहीं करती, हम दूसरों को ब्लेम ही करते रहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिसेस अजहर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और आपके बात का जवाब जो है वो मैं ब्रेक के बाद दूंगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि वासा के मुलाजमिन की जानिब से सफाई का अमला जो है वो बेहतरीन काम नहीं करता। कनार रोड की सिचुएशन के हवाले से बता रही थी और इसके साथ साथ इनका कहना था कि खास तौर पे हमारा बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी होने से ये हक बनता है कि हम भी सफाई का ख्याल रखें और चीज़ों को रोड के ऊपर ना फेंकें। तो जब हम शुरुआत इस चीज़ की खुद से करेंगे तो बाकी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मिर्जा साहब, बड़ी अच्छी बात इनकी की गई कि शुरुआत जो है हमें अपने आप से करनी चाहिए। अगर हम सफाई का ख्याल रखना शुरू कर दें, हम गंद मचाना बंद कर दें रोड्स के ऊपर, तो इससे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी हनान, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक बात हमेशा करता हूं कि गंदगी वहां से शुरू होती है जहां पे इंसान नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी शहर में जब दाखिल हो रहे होते हैं तो गंदगी वहां से आगाज उसका हो जाता है, और जो ही आप एक शहर से दूर जाते हैं तो आपको माहौल में और इर्द गिर्द से जो गंदगी है उसका खात्मा दिखाई देता है। इसका मतलब है जहां हम हैं वहां पे गंदगी है, जहां पे हम नहीं हैं वहां पे शायद गंदगी के आसार और इम्कानात भी जो है वो कम हो जाएंगे। जिस तरह वो फरमा रही थी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर हम गली का, घर के सामने वाला हिस्सा खुद ही देख लें और उसकी मेंटेनेंस खुद कर लें तो शायद ये मसाइल ना हो। अगर सड़कों के ऊपर, गलियों में टफ टाइल्स के मसले हैं, एसफॉल्ट टूट चुका है, सड़कें अगर टूट चुकी हैं, तो अगर हम अपनी दुकान के सामने वाले आने वाले हिस्से को ही जो है वो अगर उसको मरम्मत नहीं करवा सकते, उसको सिर्फ टूट फूट से बचा लें, तो शायद
आज का पाकिस्तान और आने वाला पाकिस्तान इससे मुख्तलिफ होगा, लेकिन इसमें कोई शख्स और कोई फर्द भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। मिर्जा साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, माजरत चाहता हूं आपकी बात काटने के लिए, कॉलर जरूरी होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहां से बात कर रही हैं? मैं मरियम बोल रही फैसलाबाद तो। जी जी मरियम साहिबा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस है वा, चलो असं इस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ आज तो 1.5 साल पहले कोरोना वायरस पुराने पाक ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ कोरोना वायरस है सी, लेकिन ये सारे मुसलमान ही मरेंगे, गरीब ही मरेंगे। जी मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। उनका कहना था कि गरीबों के लिए वैसे इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर किए जाते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है, इस कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जाए? हन्नान, हम ये समझते थे कि शायद मौत जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है, ऐसा समझा जाता था, लेकिन मौजूदा वायरस ने इस बात को गलत साबित कर दिया। सबसे ज़्यादा हलाकतें उन मुल्कों में हुई हैं जहां पर गुर्बत का नामो निशान नहीं। अगर हम ऐसे ममालिक का जिक्र करें जो या तो तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता है, वहां पर इसका अटैक इंतहाई शदीद नजर आया, जिसका मतलब यह है कि मौत जब बरहक है, वो आनी है, उसके लिए गरीब या अमीर होना जरूरी नहीं। इस वक्त मसला यह है, गरीब आदमी को पहले भी रोटी की फिक्र थी और आज भी रोटी की फिक्र है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमीर आदमी को, साहब हैसियत को, और खसूसन जो कैपिटल या सरमायादाराना निज़ाम के कुछ चलाने वाले लोग थे, पहली बार उन्हें इस दफा अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ी है और जान के लाले पड़ गए। और ये भी नहीं कर सकते इस दफा के बाहर जाके अपना इलाज करवाएं, ऐसा बिल्कुल इलाज मुमकिन ही नहीं है। ऐसा इस वायरस ने आपको हदूदो कयूद के अंदर कैद करके रख दिया है कि आप इसके सामने पहली बार बेबस हुए हैं। अगर अभी अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पर इसके असरात नहीं है, वहां पर भूख भी है, वहां पर खाने को भी नहीं मिलता, और गरीब वाकई वो एक ऐसा मुआशरा है जो गरीब तरीन मुआशरों में से एक है, लेकिन वहां पर इस वक्त जो है वो उसके असरात जो हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनकी बात से इसलिए मुतफिक नहीं करता होता कि पहली बार इसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रखा है और अमीर आदमी को अपनी जान की फिक्र पड़ी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, अमीर आदमी को भी अपनी जान की फिक्र है। अगर ये कोई शख्स ये कहता है कि ये सिर्फ गरीबों का मर्ज है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मिर्जा साहब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि साहिब हैसियत थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि एक वक्त था जबकि सोशल मीडिया पे ऊपर इसका मजाक उड़ाया जाता था और कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी शायरी और मेम्स ऐसी तैयार की जाती थी कि इसका मजाक एक किस्म का जनरेट किया जा रहा था। तब क्योंकि अभी आया ही था मुल्क के अंदर और आते ही गवर्नमेंट ने किसी ना किसी हद तक इसे क्वारंटाइन करके महदूद किया था, लेकिन जैसे ही लोगों की तादाद बढ़ती चलेगी तो ये एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है जो कि ईद के बाद देखने को मिली। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक की लहर थी जो कि बनाई जा रही थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अब दुआएं भी लगाई जाती हैं फेसबुक के ऊपर और इसके साथ साथ दुआएं की भी जाती हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तो हमें पहले ही इस चीज़ का मजाक ना बनाया जाता और तमाम SOPs को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता तो शायद आज ये मौका देखने को ना मिलता। सबक डिप्टी कमिश्नर तरख खान न्याजी वो बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई कि कोरोना वायरस अपनी तज़हीक या जिल्लत या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, और ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर हमने जितना उसको तज़हीक अमेज़ रवैया उसके साथ अपनाया, और हम जब चाइना की कुछ तस्वीरें देखते थे कि लोगों ने वाटर बॉटल जो है वो चेहरों के ऊपर लगाई हुई हैं, तो हम ये समझते थे ये बेवकूफ़ हैं। और आगाज़ के दिनों में जब यहाँ पर अटैक सवियर नहीं था तो हमने बहुत सारी पोस्ट भी लगाई और ये बताया कि हमने तो कोरोना की ऐसी की तैसी कर दी है और हम बहुत ही ऐसी कौम हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, ये है वो है। लेकिन इस वक्त जो हैं ये सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। अभी हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद जून का पहला हफ्ता जो है वो इसका पीक होगा, लेकिन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ये समझ रही है कि शायद इसका पीक टाइम जो है वो जुलाई तक चला जाए, जिसका मतलब ये है कि अभी आने वाले दिनों में और हलाकतें होनी हैं। आने वाले दिनों में हमें इसके खिलाफ जो इससे बचाव है
उसको मजीद बेहतर बनाना है। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है मिर्जा साहब कि यहाँ पे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी वैसी नहीं है। अगर टेस्ट ज्यादा किए जाएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जिनमें सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है, अगर टेस्टों की फैसिलिटी बढ़ा दी जाए तो आपके पेशेंट लाखों में होंगे। मुझे यही लग रहा है क्योंकि फैसलाबाद में ही 2000 से बात ऊपर जा चुकी है और 3000 के फिगर को छू रहा है। और ये टेस्टिंग फैसिलिटी ये है कि फैसलाबाद में पहले तकरीबन 200 टेस्ट किए जा रहे थे और अब जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 300 किया है, जिसका मतलब है रोजाना 300 टेस्ट के बावजूद ये फिगर है। और अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, टेस्ट की कीमत कम कर दी जाए, तो यकीन करें ये एक ही दिन में फिगर जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लाई होना लेकिन और ये भी कहा जाता है मिर्जा साहब कि इसके सिम्टम्स भी दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। असल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, मौजूदा सिम्टम्स क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भी देखते हैं, इर्द गिर्द भी आपकी ऑब्जर्वेशन रहती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हन्नान, ये एक ऐसा वायरस है जिसमें रोटेशन बहुत है, म्यूटेशन बहुत है, तेजी से सिम्टम्स जो हैं वो डाइवर्स होता चला जा रहा है। डाइवर्स होता जा रहा है। सबसे पहले हम यही महसूस कर रहे थे कि शायद गले की खराश होगी, फ्लू होगा और उसके साथ फीवर हो सकता है। लेकिन अब जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं उसमें डायरिया भी एक अलामत हो सकता है, आपका पेट ठीक नहीं है वो भी अलामत हो सकता है, आप टेस्ट लेस, आपकी जो जुबान है वो हो जाती है, आप सूंघने की हिस्स खो बैठते हैं तो भी आपके सिम्टम्स हैं। और इवन कि अगर आपकी आंखें जो हैं वो मेरी तरह सुर्ख नजर आ रही हैं तो भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो मेरा तमाम शहरियों से, अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी एक शख्स आपके इर्द गिर्द किसी भी तरह वो बीमार नजर आ रहा है तो आप उसको अलग रखें ताकि आपकी सेहत महफूज रह सके और वो भी जो है वो महफूज रह सके। लेकिन आजकल नशीली आंखों से जरा बचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं ये समझता हूं आजकल तो हर उस चीज से बचना चाहिए जो मुख्तलिफ है पहले से। अगर आप खुद को अलग रखेंगे तो आपकी जिंदगी महफूज है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो घर से बाहर जाते हैं जॉब के लिए, मार्केट में, लोगों से तो फासला रखें ही, लेकिन जब आप घर आएं तो कपड़े लाजमी चेंज करें और किसी को मिले बगैर कपड़े आप बदलें। और अगर आप घर से के लिए सब्जी भी ला रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसका शॉपर उतार के खुद आप बाहर फेंकें, किसी और को हाथ ना लगाने दें। और सब्जी को फौरन आप खुद धोएं। अगर आप मर्द भी हैं तो भी आप ये काम करें ताकि आपके घर के अफराद जो हैं वो महफूज रह सकें। अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये उम्र रसीदा अफराद में है, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज देखी हैं जो जवान लोगों में नजर आई हैं। ये भी कहा जा रहा था कि ये औरतों में नहीं है, मगरिब में अब औरतों में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं और फैसलाबाद में भी अमवात जो हैं वो हुई हैं फीमेल्स की। ये कहा जा रहा था ये बच्चों में असरात इसके नहीं हैं, लेकिन मगरिब की तहकीक अभी बता रही है कि ये बच्चों में भी नजर आ रहा है और बच्चों में भी इसके असरात हैं। इवन के न्यूली बॉर्न बच्चों में जो हैं इसके असरात नजर आ रहे हैं और जो हामला खवातीन हैं उनमें भी इसके असरात नजर आ रहे हैं। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें क्योंकि अगर कुछ भी आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है इसका मतलब है वो कोरोना हो सकता है। आप अपने आप को उनसे अलग रखें और गलियों के अंदर भी मेल मिलाप को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा फासला अख्तियार करें और वो तमाम जरूरी काम करें जिनके बगैर आपकी जिंदगी रह नहीं सकती। बहुत सारे लोग इस वक्त कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खोले जा रहे, शादी हॉल्स को नहीं खोला जा रहा, तो ये मजबूरी है। ये अगर हम चंद महीने ये निकाल लिए हमने तो यकीनन आने वाले दिन जो हैं वो हमारे लिए महफूज होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने थोड़ा सा सब्र से काम ना लिया तो आपके बहुत सारे प्यारे आपके साथ नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना चाहिए और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अपने आप को पाको साफ रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन जर्म्स से दूर रहा जा सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। पहले रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू ये की जा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों का मर्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कि साहिब हैसियत हैं, उनको भी कोरोना का मर्ज हो रहा है। रमजान में बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको इस वक्त कोरोना का मर्ज जो है वो लाक हो चुका है। अबरारुल हक भी हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब जो है उनके अंदर पॉजिटिव आ चुका है और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको पॉजिटिव आ रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जिनको इस चीज़ का इल्म है कि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है, लेकिन वो हम ये तो नहीं कह सकते कि अमीर, लेकिन जो वेल एजुकेटेड बंदा है वो अपने आप को क्वारंटाइन बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा है, चाहे वो होम क्वारंटाइन में हो या हॉस्पिटल के अंदर हो।
अपनी टेक केयर मुकम्मल तरीके से कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि उससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। क्या जी, इसमें कोई शक नहीं। फैसलाबाद के 4 असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो हैं सैयद अयूब बुखारी, उन्होंने परसों रात खुद को डी क्वारंटीन किया और उनकी चूँकि 2 रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आई, कल उन्होंने बड़े दबाग अंदाज में ज्वाइन भी किया दफ्तर। इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान, वो इस वक्त उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन, वो भी इस वक्त क्वारंटीन में ही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला उसामा शारून नियाजी, उन्होंने खुद को 19 दिन क्वारंटीन में रखा। उनकी 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आईं, लेकिन ठीक 3 दिन बाद वो दोबारा उन्हें कोरोना का अटैक हुआ। और अगर हम ये कहें, इससे पहले हम ये भी समझ रहे थे कि शायद एक बार जब आपको कोरोना हो जाता है उसके बाद आप में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो दोबारा शायद इम्कानात इसलिए नहीं हो रहे होते कि आप में इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होता है और आपकी खून में ऐसी वो जो बॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, एंटीजन बन जाती हैं जो कि इसके खिलाफ मुदाफत रखती हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो साथ एक शुरू में कॉलर है रमजान साहब, हम कॉलर को ले लें और बाद में इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है और कहां से? हेलो जी जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, हमाद बोल रहा हूँ। हमनान बुखारी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद साहब क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछें। मैं ये कह रहा हूँ हमनान भाई, लोग जो हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में हैं इस चीज पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोरोना को। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग इतने ट्रैफिक में देखता हूँ, इतनी भागदौड़ लगी होती है, ना मुंह में मास्क लगाते हैं, न किसी चीज का परहेज ही नहीं कर रहे आप। इतना मैं कहता हूँ ये जो पुलिस होगी हमारी, ये फौज होगी, कितना किरदार अदा कर रही है इस मामले में, ये लोग क्यों नहीं चीज को समझ रहे? जी बहुत शुक्रिया मिर्जा हमाद साहब आपके कॉल करने का। और इनका भी यही कहना था कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को। पुलिस है हमारी, वो चौकों चौराहों में खड़ी है इस चीज को देखने के लिए कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। डबल सवारी जो है, ट्रिपल सवारी जो कर रहे हैं, फेस मास्क पहने हैं नहीं पहने, हमारी इंतजामिया दिन रात मुतहरक है, लेकिन अवाम ताउन करने को तैयार नहीं। अवाम के लिए ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम नुक्ताचीनी अगर करते हैं लोग, तो वो कभी पुलिस पे कर देते हैं कि हमें पकड़ लिया, इंतजामिया पे कर लेते हैं कि शॉप सील कर दी। आप खुद क्या कर रहे हैं, इस पे तवज्जो किसी की नहीं दे रहे। और मगरिब में हमेशा जिंदा इंसान की और जिंदगी की कदर की जाती है और उसको बचाने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर ज़िंदगी की कदर नहीं की जाती और मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं। और जब कोई फौत हो जाता है तो उसके ऊपर आंसू भी बहाए जाते हैं, उसके ऊपर रोया भी जाता है, गिरियाजारी भी की जाती है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। अगर मेरी दुकान बंद है तो इसका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। मेरा अगर कारोबार बंद है तो हुकूमत के ऊपर मैं उल्टा बोझ बन रहा हूं और वो तमाम चीज़ें जिनके ज़रिए, जिनको सेल करके, फ़रोख्त करके मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देना था, वो मैंने रोक लिया है अपनी दुकान बंद करके। इसका मतलब है कि दुकान बंद करने का अल्टीमेट नुकसान हुकूमत को भी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कारोबार बंद करवा रही है। पेट्रोल अगर फ़रोख्त नहीं होगा, डीजल फ़रोख्त नहीं होगा, तो वो तमाम टैक्स जो कि हुकूमत ने लेना था वो उससे महरूम हो गई। इसका मतलब है ये है कि ट्रांसपोर्ट बंद करने से भी हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी दफातर में जो मुलाजमीन आते हैं और उनको घरों में बिठाया हुआ है, उनकी तनख्वाह हुकूमत ने देनी है और उनसे कोई काम नहीं लेना, कोई टैक्स नहीं ले रही। इसका मतलब है कि सरकारी दफातर को भी बंद करके हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन शहरी हैं कि माशाल्लाह समझने को तैयार नहीं हैं और वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमें मगरिब से अभी बहुत बड़ी इमदाद आ रही है, डॉलर्स की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ फैसलाबाद बंद करने से महाना अरबों रुपए का नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर रही है और एक बहुत छोटा सा इदारा PHA है, सिर्फ मौजूदा सीजन ना लगने की वजह से करोड़ों रुपए का घाटा पड़ा है उन्हें। किस सिलसिले में कि जो बिल बोर्ड के ऊपर लॉन का सीजन चलना था, इश्तिहारी मुहिम चलनी थी, वो नहीं चल सकी। तो हुकूमत और सरकारी इदारे जो हैं वो इस वक्त खुद खसारे के बोझ तले हैं। आम आवाम जो है इस मामले को समझें।
दुकानें और ज़रूरी अशिया की चीज़ें इसलिए खोली हुई हैं कि ये ज़रूरत है। और हनान, आप मेरे बाल देख रहे होंगे, बड़े अजीब से हुए पड़े हैं और हो सकता है कैमरे में नज़र भी आ रहे हों। जो दोस्त मुझे मिलते हैं वो भी मुझे देखते हैं। यकीन करें, ये कटिंग भी मैं खुद घर से करवा रहा हूं, इसलिए हेयर ड्रेसर के पास नहीं जा रहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे वहां जाने से पहले शायद कोई कोरोना का मुस्बत और पॉजिटिव मरीज जो है वो कटिंग ना करवा के गया। और शेव भी जो है हम खुद घर में कर रहे हैं, इसलिए कि हम महफूज रह सकें। मार्केट से सब्जियां जो हैं एक हफ्ते की लेके आते हैं, इसलिए ताकि रोज मार्केट में आप मुझे भी थोड़ा सा अगर टाइम दे दें, मैंने भी आपसे बाल कटवाने, तो अगर घर पे कटिंग अच्छी आप कर लेते हैं तो हमें भी उससे मुस्तफीद होना चाहिए। हनान, मजबूरी है, हमें हालात की संगीनी को समझना है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई 2 हफ्ते पहले ईद के फौरी बाद एक नया नवेला दूल्हा जो था उसे पारस क्वारंटीन और फिर होटल 1 में शिफ्ट किया गया। मैंने उससे जब इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। उसने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है कंवारों से कि भाई इन दिनों में शादी ना करें, क्योंकि हालात मुतकाजी नहीं हैं मौजूदा सूरत हाल की। ये बात हमें बाहसियत कौम समझने की जरूरत है। और हम एक ऐसी सोसाइटी हैं कि अल्लाह खैर करे, हम एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, भूखे नहीं मरेंगे। और आज अगर इंडिया जंग मुसल्लत कर दे तो यकीन करें माएं अपने बच्चों को लेकर घरों में बैठ जाएंगी और कहेंगी बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर जो है वो फायरिंग हो रही है, बम गिर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आ रहा, खुफिया बम, खुफिया है, और हमें नहीं पता हम इसे कब अपने घर ले आते हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि खुदारा बुजुर्गों को घरों में रखें, बार बार मार्केट में ना जाएं। और जो कैश है वो सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो किस किस के हाथ से होता हुआ 4 घंटे बाद आपके हाथ में पहुंच जाता है। और सतह के ऊपर इस कोरोना वायरस की जो जिंदगी है वो कई घंटों तक मुहित है, 10 से 12 घंटे। और कई अभी भी कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं, उनका कहना है कि 36 घंटे तक ये नोट के ऊपर, पैसों के ऊपर, रुपए के ऊपर रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको लेन देन में भी एहतियात करने की जरूरत है। जब भी आप 100 रुपए का, 1000 रुपए का बकाया लेके घर जाएं तो उसको अलग जगह पे रखें ताकि उसको बचे भी हाथ ना लगे। अच्छा, ये देखा जाता है कि लोग ये तो कहते हैं कि ठीक है मैं जवान हूं, मुझे तो नहीं कोरोना होगा, अगर हो भी गया तो रिकवर कर जाएगा। अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है, और इसके साथ साथ जितने भी बुजुर्ग घर के अंदर रह रहे हैं उनको खासा नुकसान उनसे पहुंच सकता है, क्योंकि अगर आप में सिम्टम नहीं आया हो, ये मुमकिन हो सकता है कि आपसे जब किसी बड़े को ट्रांसफर हो कोरोना वायरस तो वो उसके लिए बहुत तबीयत खराब करने का मौजब बन जाए। बिल्कुल ऐसा है। हमारे घरों में बहुत सारे मरीज मौजूद हैं। कोई दिल का मरीज है, कोई मैदे का मरीज है, कोई लिवर का मरीज है, कोई किडनी इन्फेक्शन है, किसी को एस्थमा है। ये बहुत सारे मसाइल हैं। जवानों में इसकी सिम्टम जो हैं वो कदरे कम हैं, लेकिन यकीन करें हमने जवान भी जाते देखे हैं। लाहौर का डॉक्टर जो है वो जवान चला गया। फैसलाबाद में 2 से 3 अमवात ऐसी रिपोर्ट हुई हैं जिनकी उम्र जो है वो 30 साल के लगभग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पता नहीं चलता कि इसका सीवियर अटैक कब होगा और कब आपके दिमाग को माफ कर देगा, कब आपके ये यहां तक कि गुर्दों के मरीजों में भी इन दोनों में इजाफा दिखाई दे रहा है। तो ये सूरत हाल है मजमूई तौर पर, जिसके ऊपर हमें एक कौम की हैसियत से काम करना है, हजूम की हैसियत से नहीं करना। और खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप तमाम लोगों से कि भाग कर हाथ मिलाने की कोशिश ना किया करें। इससे चांस होता है कि किसी से आप जरासीम ले लेंगे या किसी को आप दे देंगे। और जब हम मास्क लगा लेते हैं तो सिर्फ 1.5% चांस रह जाता है आपका कि दूसरे में कोरोना वायरस जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, जो मौजूदा सूरत हाल है सिर्फ इसमें सिर्फ ये ख्याल करें, जरूरी नहीं है कि आप रोजाना एक नया मास्क लगाएं, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है कि जब भी मास्क लगाएं वो साफ हो। जो मार्केट में, बाजार में मास्क बिक रहे हैं, अगर वो शॉपर के अंदर पैक नहीं है तो आप उसे हरगिज इस्तेमाल ना करें और घर में ले जाकर उसको कोई 8-10 घंटे रख दें ताकि अगले दिन आप उसको इस्तेमाल कर सकें। उसको अगर वो वॉशेबल है तो उसको धो लें, लेकिन ये ख्याल जरूर करें कि आपका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके सामने बोलने वाला शख्स जब खांसे तो उसकी खांसी के जरिए आपके मुंह तक हवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इतना ट्रैवल 6 फुट तक ट्रैवल कर सकता है जब हम खांसते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो सोशल डिस्टेंस रखें और दूसरा मास्क का
भरपूर इस्तेमाल करें। और अगर आप सिम्टम्स से हैं, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं और आप अपने घर में रह रहे हैं, तो भी आप घर वालों से थोड़ा दूर रह के या कम से कम घर में मास्क इस्तेमाल कर लें, तो भी आपकी ज़िंदगी महफूज रह सकेगी, आपके इर्द गिर्द अहले खाना की ज़िंदगी महफूज रह सकेगी। अब जबकि जब मैं बात करके गया हूं, अगर मैं खुदा न खास्ता पॉजिटिव हूं, तो उसका मतलब है मेरे मुंह से निकलने वाले जरासीम जो हैं मुमकिन तौर पर यहां पे हो सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम इस्तेमाल करें। आपके पास अगर मोटरसाइकिल भी है तो कोशिश करें उसी के ज़रिए आए जाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल कर सकें और आपके साथ ट्रैवल करने वाले दूसरे भी जो है वो महफूज रह सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए और अपने तजर्बे से जो है हमें मुस्तफ़ीद किया। जितने भी नाज़रीन देख रहे थे उनको आगाह किया कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें, क्योंकि शख्सियत को संवारने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। इसलिए मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की जानिब से बनाया गया है और जो ड्रेसिंग मैंने इस वक्त पहन रखी है वो लिबास वालों की जानिब से। अगर आप लिबास से कुछ खरीदना चाहते हैं तो सूसा रोड फैज़ान मदीना चौक में इनकी आउटलेट है, वहाँ से जाके बेहतरीन जो सूट्स है वो खरीद सकते हैं ताकि आप अपनी शख्सियत को संवार सके। तो हम किचन के अंदर मौजूद हैं, शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे। किचन में चलते हैं, देखते हैं आज वो क्या बना रहे हैं, क्योंकि हर सुबह जो है उसे शानदार बनाने के लिए ब्रेकफास्ट अच्छा होना ज़रूरी है। आज ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आज सिटी 41 के किचन के अंदर बन रही हैं, आज हमको आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान, बताइएगा आज क्या तैयार किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें होंगी उसे तैयार करने के लिए जो इस्तेमाल करनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में तैयार किया जाएगा वाइट कौरमा, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए चिकन, टमाटो, ऑनियन, ग्रीन चिली और स्पाइसेस। स्पाइसेस का मैं बताता जाऊं, स्पाइसेस हमें इसके लिए सिर्फ ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं चिकन देख रहा हूँ, इसको खास तौर पे कटिंग जो है वो आपने बड़े जबरदस्त तरीके से करवाई है। अच्छा, इसका कटिंग का भी कोई सिस्टम होता है कि अगर आपने वाइट कौरमा तैयार करना है तो कटिंग किस तरह की हो, कोई दीगर चीजें आपने स्टेक्स बनाने हैं तो उसके लिए कटिंग्स कैसी हो? कौरमे के लिए कटिंग्स के लिए बोटी जो है वो आपको छोटी रखनी होगी, नॉर्मल रखनी होगी, बड़ी रखनी होगी, किस तरह का तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हर डिश की एक अपनी कटिंग होती है। कौरमे के लिए हमें मतलब नॉर्मल साइज की कटिंग चाहिए, क्योंकि मतलब ये गल भी जल्दी जाती है और मतलब अच्छी लगती है, लुक भी इसकी अच्छी आती है। ज्यादा बड़ी होगी वो मतलब गलेगी नहीं और अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छा, यानी इसको सॉफ्ट रहने के लिए, इसके टेक्सचर को बनाने के लिए आपको खास तौर पे इसकी जो बोटी होगी वो नॉर्मल साइज की रखनी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, ताकि वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है बोटी के अंदर, वो ना हो, नरम हो और लज्जत में दुबाला हो। वो ऊपर से पक जाती है पर अंदर से कच्ची रह जाती है। अच्छा, पकाएंगे इसे किस चीज के अंदर? हम इसको आज बनाएंगे हबीब बनास्पति में। हबीब बनास्पति के अंदर जी बनाया जाएगा। हबीब बनास्पति के हवाले से आपको मैं पहले बताता चलूं कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, जिनके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई है। विटामिन ए आपके विजन को यानी आपकी आंखों की ताकत को बढ़ा देती है। विटामिन डी की बात करें तो ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए यानी आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अहम होता है। विटामिन ई आपके बालों के लिए और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसको खास तौर पे डबल रिफाइंड तरीके के साथ बनाया गया और डबल रिफाइंड तरीके के साथ बनाने के अलावा भी इसके अंदर ट्रांस फैट की अगर बात की जाए तो मार्केट से मिलने वाला जो बनास्पति घी है उसके अंदर 20% ट्रांस फैट होती है, लेकिन हबीब बनास्पति जो है इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट है, जिसका मतलब यह है कि यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और आपके ब्लड प्रेशर के मेंटेन रखने के लिए और ब्लड रेगुलेशन को बेहतर बनाने के लिए हबीब बनास्पति बहुत अच्छी चीज है। और हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ फ्लो कैटलिस्ट यानी कि आपकी ब्लड रेगुलेशन को बेहतरीन बनाता है, क्योंकि यह दिल का मामला है। और हबीब बनास्पति के अंदर आज हम व्हाइट कौरमा तैयार करेंगे।
उसकी वजह ये हबीब बनास्पति बेधड़क जीने वालों के लिए। तो खास तौर पे आज जो खाना तैयार किया जाएगा उसकी रेसिपी सुन के तो मेरे मुंह में पानी की नदियां बह रही हैं। देखते हैं कि अब शेफ सलमान इसे बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए पहले स्टेप्स क्या होंगे। शेफ सलमान की तरफ चलते हैं। सलमान बताइएगा अब इसे स्टार्ट किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें गार्लिक और जिंजर चाहिए। अच्छा, मैं चाहूंगा आप साथ साथ सिस्टम जारी रखें, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूंगा और जहां पे मुझे आपकी जरूरत पड़ी मैं आपसे भी रहनुमाई लेता रहूंगा। तो गार्लिक ले लिया गया है जी और गार्लिक की कटिंग की जा रही है, चॉप किया जा रहा है उनको और इसको छोटे पीसेस में कट किया जाएगा और छोटे पीसेस में भी कट किया जाता है और बाज़ जगह सलमान इसको साबुत भी डाल दिया जाता है हंडिया के अंदर। ये क्या तरीका होता है, रेसिपीज क्या होती हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है या इससे टेस्ट में कोई फर्क आता है? नहीं, स्टाइल तो नहीं होता। घरों में देखा जाए तो वो मोस्टली घरों में प्रेशर के साथ खाना बनता है, उसका जितना इसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसको हम पेस्ट बना के डाल सकते हैं और चॉप करके डाल सकते हैं। पेस्ट बनाई जाएगी और चॉप करके भी डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको चॉप किया जा रहा है क्योंकि जब मोस्टली पेस्ट बनाई जाती है वो बहुत सारे आपके स्पाइसेस ऐड कर लिए जाते हैं उसके अंदर और उसको पेस्ट बना के ऐड कर दिया जाता है ताकि ग्रेवी जो है वो उसके साथ बनाई जाए। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के ऊपर खास तौर पे समटाइम ऐसे होता है कि ग्रेवी को तैयार करने के लिए पेस्ट पहले से ही ऑलरेडी तैयार रखी जाती है जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्टोरेंट में जैसे कि देखा जाए कि मतलब काम की बहुत ज्यादा तेजी होती है, वहाँ पे एक ऑर्डर तो लगता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए इस वजह से हम वहाँ पे ग्रेवी भी और ये गार्लिक जिंजर का पेस्ट मतलब हर चीज हमने ना उसकी प्रिपेयर करके रखी होती है। जैसे ही ऑर्डर आता है हम उसको कुक कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब गार्लिक जो है उसे चॉप किया जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जा रहा है। इसको बनाने के बाद और कौन सी चीजें होंगी जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे? सबसे पहले हम इसको गार्लिक और जिंजर को सोते करेंगे। ठीक है। सोते करने के बाद इसमें जैसा कि ये व्हाइट कॉर्न है, इसमें टमाटो ऐड नहीं होंगे, इसमें जस्ट हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे प्याज के साथ। ठीक है, बहुत जबरदस्त चीजें बनाई जा रही हैं जी। एक और चीज आपको नाज़रीन यहाँ पे बताते चलूं कि खाने के हवाले से अगर आप चाहते हैं कोई चीज भी पूछना चाहते हैं, लज्जत को कैसे दुबाला किया जाए, कोई स्पेसिफिक रेसिपी पूछना चाह रहे हैं और कोई चीज खास तौर पे घर के अंदर तैयार करना चाह रहे हैं तो हमारी स्क्रीन के नीचे आपका हमारा नंबर चल रहा है, तो आप उस पर कॉल करके शेफ सलमान से कोई भी कुकिंग के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि बेहतरीन खाने जो हैं वो किस तरह से बनाए जा सकें। अभी देख रहे हैं कि गार्लिक जो है वो कट किया जा रहा है, चॉप किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाता चलूं कि चिकन के स्लाइसिस जो यहाँ पे किए हैं, जो खास तौर पे चिकन यहाँ पे मैरिनेट किया जाना है या पकाना जाना है, उसके लिए खास किस्म की कटिंग जो है वो की गई है और इसे वॉश किया गया है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद और कटिंग को नॉर्मल साइज में रखने के बाद यहाँ पे लाया गया है। अच्छा, दही का बड़ा अमल दखल होता है, चाहे व्हाइट कोरमा बनाया जाए या दूसरा कोरमा हो, इस हवाले से क्या कहेंगे सलमान? जी, दही से टेस्ट भी डेवलप होता है और इससे ग्रेवी भी बनती है। ग्रेवी भी बनती है और टेस्ट भी डेवलप होता है। और अभी जो है वो कटिंग जारी है गार्लिक की और इसके साथ साथ दीगर चीजें जो हैं वो चॉप की जा रही हैं ताकि इनको सोते किया जाए। और रही बात दीगर स्पाइसेस की, वो भी ऐड किए जाएंगे ताकि ग्रेवी जो है वो जबरदस्त बनाई जा सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूं और वो चीज है पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी यहाँ पे नाज़रीन तैयार की गई है जैसे कि आप देख भी सकते हैं और इस चटनी को खास तौर पे हल्का पानी डाल के पुदीने के साथ पीसा गया है और पीस के बनाया गया है। ये ऐसी चीज है जो कि मोस्टली घरों के अंदर तैयार की जाती है और बड़ा ही जबरदस्त बेनिफिट्स होते हैं इसके बेनिफिट्स के हवाले से अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी घर के अंदर कोई चिकन कढ़ाई या फिर इस तरह की कोई डिश तैयार की जाती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पे दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों के लिए जब दावत की जाती है उसके लिए किया जाता है, तो पुदीने की चटनी लाजमी मिलती है क्योंकि ये बड़ी ओल्ड रेसिपी है और लोग बड़ा इसे पसंद करते हैं। पसंद इसलिए भी किया जाता है कि चटपटा टेस्ट जो है वो आ जाता है। चटपटे टेस्ट के अलावा ये आपके हाजमे के लिए यानी आपकी डाइजेशन के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। अब डाइजेशन को इंप्रूव किस तरह से करती है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जब आप खाने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है। हमारे साथ सलमान एक कॉलर भी हैं, तो कॉल भी लेते हैं, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जन्योर से। जी मोहम्मद अली साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये चिकन भाई बना रहे हैं, जी जी,
तो जब ये हम चिकन लेग्स रोस्ट करते हैं तो बाद में उतारने के बाद जब खाना लगते हैं, इसमें जो लेग होते हैं वो ब्लैक बाज दफा होते हैं, तो क्या ये चिकन में कोई प्रॉब्लम है या हमारी पकवाई में कोई प्रॉब्लम है? सलमान क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। अभी शेफ सलमान से पूछते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चिकन पकाने के बाद ब्लैक हो जाता है रोस्ट करने के बाद, इसमें सबसे ज्यादा रोल आता है हमारे ऑयल का या हमारे घी का। देखिए जैसा कि मतलब हम लोकल ऑयल ले लेते हैं, सस्ते ऑयल ले लेते हैं, वो मतलब जब हम उसको फ्राई करते हैं वो उसकी लुक ब्लैक कर देता है। ब्लैक करने के बाद दूसरी चीज ये है कि घरों में जो मतलब खाना तैयार किया जाता है हम फ्राई कर देते हैं, सबसे पहले चिकन को फ्राई कर देते हैं ताकि इसकी बोटी टूटे ना। पर हम इस रेस्टोरेंट में हम इसको फ्राई नहीं करते, हम इसको मतलब ग्रेवी में ही पकाते हैं और कम टेम्परेचर पे तैयार किया जाता है। कम टेम्परेचर पे तैयार किया जाता है ताकि जो टेस्ट होता है इसके अंदर तक मिक्स हो। जब हम फ्राई कर देते हैं फिर इसके अंदर टेस्ट नहीं आता और न्यूट्रिशंस भी जाया हो जाते हैं इससे। तो इसलिए आपका जवाब ये है कि कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें। रही बात जो आपने पूछा था कि चिकन में कोई प्रॉब्लम है, अगर चिकन में प्रॉब्लम हो, जैसा कि आप यहां पे चिकन मौजूद है, आप देख भी सकते हैं इस चिकन को अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं पहले पकाने से कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और अगर पकाने के बाद प्रॉब्लम आती है तो फिर अल्टीमेटली आपके पकाने में कोई नुक्स होगा। इसलिए हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, खूबसूरत चीजें घर के अंदर तैयार की जाएंगी। हमारे साथ एक और सलमान कॉलर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं एक तो आपकी शेफ से पूछना चाह रही थी व्हाइट सॉस के बारे में। व्हाइट सॉस के हवाले से जी व्हाइट सॉस की रेसिपी बताएं। जी जी। और दूसरा मैं आपको एक सजेशन देना चाह रही थी कि आप अपने प्रोग्राम में जो कॉलर्स हैं उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी अनाउंस करें ताकि उनकी भी टेम्पटेशन जो है वो आपके प्रोग्राम में ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम इस चीज को नोट करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर अगर पॉसिबल हुआ तो इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। रही बात व्हाइट सॉस की, तो शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाइट सॉस कैसे तैयार की जाए सलमान? व्हाइट सॉस बेसिकली स्टेक के लिए यूज होती है। इसके लिए हमें फ्लोर चाहिए और बटर चाहिए। पैन में हमने फ्लोर को पहले रुस कर लेना है, हल्का सा इसको ब्राउन कर लेना। ब्राउन करने के बाद हमने इसमें बटर डाल देना है। बटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हमने दूध डाल लेना है। ठीक है। दूध डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें हमने स्पाइसेस ऐड कर लेने। स्पाइसेस में आप ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसमें आप चेडर चीज भी यूज कर सकते हैं, वो व्हाइट सॉस आपकी अच्छा सॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। चेडर चीज अगर आप यूज करते हैं तो मोस्टली ये बर्गर्स के अंदर चीज बर्गर्स हो गए या इस तरह की हैवी क्रीम चीज बर्गर्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने इस्तेमाल करना है स्टेक के लिए तो उसमें चीज इस्तेमाल होगी या नहीं? जी होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये व्हाइट सॉस है, अगर हम उसमें चेडर चीज डालते हैं उसका एक टेस्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और उसका नाम भी उसी तरह चेंज हो जाता है, वो चीजी सॉस बन जाती है। उसमें हम ऑलिव्स डाल सकते हैं, उस सॉस में हम मतलब मशरूम्स ग्रीन चिली डाल सकते हैं, जैलापिनोज ऐड हो सकते हैं, मतलब काफी जैलापिनोज और एलापिनोज वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि हम इसके नाज़िन टेस्ट जो है उसको बेहतरीन बना सकें। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी सलमान बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साथ बात कर रहे हैं जी? कॉल मेरा ख्याल कट गई है। तो शेफ सलमान जो है हबीब बनास्पति जो है उसे इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो खास तौर पे खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है। हमारा फ्राई पैन जो है उसे हॉट किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ऑयल कुकिंग ऑयल के अलावा घी जो है उसे यूज किया जाएगा और उसके अंदर सोते किया जाएगा गार्लिक को, जिंजर को, और इसके साथ साथ हमारे साथ ऑनियन मौजूद होंगे, ऑनियन भी लिए जाएंगे। तो नाज़िन एक चीज मैं यहाँ पे आपको जो पुदीने की चटनी है उसके हवाले से बताना चाह रहा था कि डाइजेशन को इंप्रूव किया जाता है। डाइजेशन को इंप्रूव करने के साथ साथ आजकल एक और चीज है जो कि बड़ी फेमस हो रही है, वो है जी मिंट मार्गरीटा। जी आजकल ट्रेंड इस तरह से चेंज हुआ है मिंट मार्गरीटा का, घरों के अंदर आप जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय अब मिंट मार्गरीटा दिया जाता है। बड़ा ट्रेंड जो है वो पकड़ गया और लोगों को ये पसंद भी काफी आया। तो वो मिंट मार्गरीटा भी किस तरह से बनाया जाता है इसकी रेसिपी भी सलमान से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके फायदे क्या हैं। एक तो ये आपके स्टमक के लिए अच्छा है और इसलिए इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक जो है आपका उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। यानी आपको
खास तौर पे जलन महसूस हो रही हो पेट के अंदर या तेजाबियत महसूस हो रही हो, तो उसके लिए पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें या मिंट मार्गरीटा घर के ऊपर तैयार करके उसे पिएं, खाने के साथ पिएं या खाने के अलावा पिएं, ताकि आपकी सेहत को बेहतर कर सके। सलमान, कुछ जब तक ये ऑयल गर्म होता है तो मिंट मार्गरीटा की रेसिपी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? फैसलाबाद से। जी जनाब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मटन चाप की रेसिपी भी बताया करें। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मटन चॉप जो है उसकी रेसिपी का पूछ रहे हैं। अगर खास तौर पे ये रेसिपी की बात करूं सलमान, पिछले दिनों ना मैंने जब ईद गुजरी तो बहुत सारे सियासतदानों का इंटरव्यू इस शो के हवाले से करने का मौका मिला। तो जब भी उनसे उनका फेवरेट खाना पूछा गया या सेलिब्रिटीज जो हमारे साथ मौजूद थी उनका खाना पूछा गया, तो उनका कहना था कि मटन बहुत पसंद है। तो हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो मटन को काफी पसंद करते हैं। मटन चॉप बनाने का तरीका क्या है ये जानना चाहते थे हमारे कॉलर। तो आप थोड़ा सा बताएं कि मटन घर पे किस तरह से तैयार किया जा सकता है, और अगर मटन चॉप की बात की जाए खास तौर पे, वो कैसे तैयार होगा? जी मटन चॉप के ना काफी तरीके हैं। जो सबसे मजे का वो मैं आपको बताता जाऊं। आपने मटन चॉप लेनी है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको आपने दही में स्पाइसेस उसके ऐड करने हैं, उसको दही में मैरिनेट करना है। अच्छा, यानी वो समटाइम ऐसे होता है कि दही के अलावा एक ग्रेवी टाइप बना के उसमें मैरिनेट किया जाता है। दही में मैरिनेट करने की खास वजह क्या है? दही में मैरिनेट करने की ये है कि मतलब वो मैं आपको ग्रेवी वाला नहीं बता रहा, मैं आपको बिल्कुल वो ड्राई वाला स्टीम वाला बता रहा हूँ। अच्छा, समटाइम ये भी सुनने में आता है कि बीफ हो या मटन हो, दही में मैरिनेट करने से सख्त हो जाता है। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो उसमें कॉन्सेप्ट दही में मैरिनेट करने से तो वो बल्कि ज्यादा गलता है। सॉफ्ट होता है, उसका टेक्सचर बनता है, टेक्सचर आता है। आपने उसको दही में मैरिनेट करना है। उसमें आप रेड पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, गार्लिक जिंजर पेस्ट, उसके बाद सॉल्ट, ये चीजें डाल के आपने उसको एक रात के लिए मतलब मैरिनेट करके अपने फ्रीजर में रख देना है। मैरिनेट करके फ्रीजर में रख देना है, और उसके बाद एक रात के लिए यानी 24 आवर्स या 12 आवर्स के लिए आपने उसे मैरिनेट किए रखना है, ताकि अच्छे से जो पेस्ट तैयार किए उसके अंदर रच जाए और उसका टेस्ट उसके अंदर चला जाए। जी ऐसे ही आपने उसको रख के उसके बाद हमें उसके लिए चाहिए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर लेके हमने उसको उसमें डाल के ना मतलब 15 से 20 मिनट के लिए उसको ना वेट लगाना है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप रेसिपी बताएं, थोड़ा थोड़ा मैं भी पकाना सीखना चाहता हूं, ताकि घर के अंदर जो है अगर कोई ना हो तो समटाइम आप खुद बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकते हैं। और हमारे कॉलर को रेसिपी आप बताएं कि किस तरह से मटन चॉप जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन इससे पहले ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आगे हम खास तौर पे मटन चॉप की आपको रेसिपी शेफ सलमान की जान से बताएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सलमान, मैं चाहता हूं कि इसे खुद तैयार करूं, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। रेसिपी जो है वो जारी और सारी है। आज वाइट कोरमा तैयार किया जा रहा है, और आज शेफ सलमान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट मैं देख रहा हूं ना, उससे मुझे यूं महसूस हो रहा है कि आज जो खाना तैयार होगा ना और लज्जत भरा होगा। आज मैं सलमान नाश्ता नहीं करके आया, इसलिए आप जो बनाइएगा अच्छा बनाइएगा, ताकि मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है वो बेहतरीन हो सके। ठीक है जी। उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उमैर, मौजूदा सूरत हाल की जब बात की जाती है तो ऑफिस के अंदर रश ना लगे, इसलिए खास तौर पे टैक्स वालों की जान से एक ऐप मुतारफ करवाया गया है। उस ऐप के जरिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उस दिन भी डिस्कशन चल रही थी कि अगर खास तौर पर बात की जाए कि नंबर्स जो गाड़ियों को लगते हैं या जिन्होंने फाइल्स अपनी ट्रांसफर करवानी होती हैं, गाड़ियों का बिजनेस जो कि घर पे बैठे भी लोग कर रहे थे बहुत सारे, उनकी बिजनेस पे ब्रेक लग गई है इस वजह से। इसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया हनान। जैसे कि आपने पहले भी बात की है, बेसिकली जब से मुल्क में कोरोना वायरस आया है और बिलखुसूस उसके बाद जब से लॉकडाउन की सूरत चल रही है, तो इस वक्त चूंकि आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी से जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है।
तो हुकूमत की जानिब से कुछ SOPs बनाए गए थे और इससे बचने के लिए, कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए दफातर के लॉकडाउन कर दिए गए थे। उससे तो ना सिर्फ जो सरकारी अमूर थे वो बिल्कुल बंद होकर रह गए थे, बल्कि जो पब्लिक मार्केट थी या गाड़ियों के दीगर कारोबार थे वो भी आप कह सकते हैं कि करीबन ठप होकर रह गए थे, क्योंकि इनकी जो सेल एंड परचेज थी वो बिल्कुल करीबन बंद हो चुकी थी। तो अभी महकमा एक्साइज की जानिब से 3 जून को अपने दफातर खोले गए हैं, लेकिन अभी ये महदूद ऑपरेशंस के साथ एक्साइज दफातर को खोला गया है कि कोई भी शहरी जो है वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप से अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करेगा, उसके बाद वो एक्साइज दफ्तर जाएगा। ये SOPs हैं जो कि अभी दफातर को खोलने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो महकमाना ऑपरेशंस हैं उनको महदूद बुनियादों पर शुरू किया जा सके, जबकि जो रश है और कोरोना वायरस है उससे बचा जा सके। तो अभी सिर्फ महदूद फैसलाबाद रीजन की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे करीबन 80 के करीब कैपेसिटी है एक्साइज दफातर की, वो 80 के करीब लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन अभी जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदन का सबसे बड़ा जरिया है प्रॉपर्टी टैक्स, वो उसके अमूर जो हैं या ऑपरेशंस हैं वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स का जो फैसलाबाद के लिए हदफ था वो तकरीबन रवा माली साल के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए है, जिसमें से अभी तक करीबन 40% तक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से और महकमाना उमूर जो है वो बंद होने की वजह से। तो उसकी आमदन का ये बड़ा जरिया है। शहरियों को तो किसी हद तक फैसिलिटेट करने के लिए वो जो मोटर ब्रांच है वो खोल दी गई है, क्योंकि शहरियों का बिलवास्ता उससे ही ज्यादातर राब्ता है, क्योंकि कोई भी शहरी जो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन के बगैर उसे सड़क पे लाए, क्योंकि उसे ट्रैफिक पुलिस के चालान या दीगर जो सजा है उसका सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, मैं इसके हवाले से भी बताइएगा कि जो पब्लिक डीलिंग के लिए जो अफसरान मुकर्रर किए जाते हैं और मिलना पड़ता है लोगों से उनके लिए खास तौर पे किस तरह के SOPs डेवलप किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है, मास्क जरूरी है कि नहीं, क्या चीजें हैं जो कि वहां पे की जा रही हैं ऑफिस के अंदर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अभी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर SOP बना दिए गए हैं कि कोई भी अफसर या मुलाजिम जो दौरान ड्यूटी अब जब अपनी सीट पे बैठता है तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेगा। तो हर जी शऊर जो है वो जिस तरह के कोरोना के केसेस बढ़ते हुए हैं, मेरे ख्याल से तो अगर किसी को अपनी जान अजीज है तो वो गवर्नमेंट की हिदायत के बगैर ही खुद अपनी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूर करेगा। यह है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जितने भी मुलाजमीन या अफसरान सुबह आते हैं तो एंट्री गेट पे उनकी जो थर्मल गन से टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। इसी तरह जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए भी इजाजत लेके आने वाले लोग हैं उनका भी पहले थर्मल गन के जरिए टेम्परेचर चेक किया जाता है और फिर उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। और ये सूरत हाल सिर्फ एक्साइज दफ्तर की नहीं है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी यही सूरत हाल है। वहां पे बिल उमूम तो जो पब्लिक डीलिंग है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि FBR का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी चल सकता है। FBR के जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है या टैक्स गुजारों से राब्ता है वो उसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, आयरस मौजूद है। इसी तरह जो FBR के मुलाजमीन हैं उनके काम करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम प्राल सिस्टम मौजूद है। तो ये 2 ऑनलाइन सिस्टम मौजूद हैं। ताहम FBR में अभी जो वसूलियां थी वो तो कोरोना वायरस के बायस काफी हद तक मुतासिर हुई हैं। फिर भी ये जो जून का महीना है इसके लिए मुल्क भर के लिए 415 अरब रुपए की टैक्स वसूली का जो टारगेट है वो मुकर्रर किया गया है। और इस हवाले से जितने भी FBR दफातर हैं उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि पाकिस्तान में जितने भी दफातर हैं उनकी हफ्ते की छुट्टी कैंसिल की गई है कि भले कोरोना वायरस से जितने भी वसूलियां मुतासिर हुई हैं तो अभी उस सारे पर काम किया जाए। हफ्ते की छुट्टी तमाम दफातर की मनसूख की गई है। 415 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है उसको हासिल करने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत की गई है। और जितने भी अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी टैक्स गुजार से राब्ता करना पड़ता है तो उसको बजरिया ईमेल या वो फोन पे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये देखने में मिला कि खास तौर पे फैसलाबाद की इंतजामिया की बात की जाए तो SC सिटी अयूब बुखारी जो है उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया था।
एसी तानले वाला जो थे उसामा शारून, उनको भी पॉजिटिव। इसके साथ साथ एसी समुद्री और जड़ा वाला माजर चाहूँगा कह रहा हूँ, दूसरे जो एसीज हैं उनके अंदर भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे लोगों को हो रहा है। FPR या फिर इसके साथ साथ जो एक्साइज के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, उनमें से भी किसी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया? जी, एक्साइज की जहां तक अगर बात करें तो वहां पे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई केस नहीं आया है, लेकिन बदकिस्मती से FPR के 2 जो एग्जेक्टिव अफसरान हैं उनकी डेथ कोरोना वायरस से हो चुकी है। इंटरनल ऑडिट के असिस्टेंट डायरेक्टर थे नईम इकबाल साहब, उनकी डेथ गुज़श्ता हफ्ते हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इसी तरह एक ऑडिटर हैं इनके FBR के रीजनल टैक्स दफ्तर के खावर मंसूर साहब, उनकी भी डेथ कोरोना वायरस की वजह से ही हुई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे जो FBR हेडक्वार्टर है, बोर्ड है, उसकी जानिब से ताज़ियत भी की गई है और अप्रिशिएट भी किया गया है। जो लोग उनके साथ इंटरेक्शन में होते थे उनको क्वारंटाइन भी किया गया होगा लाज़िम? जी बिल्कुल। इनफैक्ट असल में एक तो इन लोगों की कुछ एज ज्यादा थी और कुछ जब लॉकडाउन हुआ है तो इन लोगों को घरों में भेज दिया गया था, ये घरों में रहकर अपने काम कर रहे थे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। कॉलर हमारे शो में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सना, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? एक तो पहली बात तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी, आप लोग का शो बहुत अच्छा है। मगर जब एक चीज़ और कि जब से आप लोगों ने ये कुकिंग का जो पार्ट ऐड किया है ना, तो जब से मैं तो आपका अभी फर्स्ट शो से देख रही हूँ, जब से कुकिंग स्टार्ट हुई है, और आज भी शो देख रही थी, मैंने सोचा कि कॉल करूँ। वाइट कढ़ाई बन रही है, पुदीने की चटनी बनी थी, तो और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूँ और आप लोग को बताऊँ कि आपके शो में एक अच्छी चीज़ ऐड हुई है। जी थैंक यू वेरी मच सना आपके कॉल करने के लिए। और आप ही लोगों की वजह से हमारे शो की शान बढ़ती है, क्योंकि अगर कुछ सजेशंस होती हैं तो आप लोग देते हैं, हम इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस, हमारी नाज़रीन, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे वो किचन हो या शो हो, तो जितनी भी बातें भी की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए की जाती हैं। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट कोरमा आज तैयार किया जा रहा है और शेफ सलमान का हाथ मैं बटा रहा हूं काम के लिए, क्योंकि जब हंडिया के अंदर इस चीज़ को घुमाना होता है तो इन्होंने सैलड बना रहे हैं, उनको भी चॉप करना होता है, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। शेफ सलमान मैं ठीक बना रहा हूं यार? बताइएगा मुझे अगर कहीं पे मैं गलत हूं तो मुझे गाइड करता रहे, क्योंकि मैं भी एक अच्छा कुक बनना चाहता हूं, घर के अंदर अच्छी चीज़ें बनाना चाहता हूं। अगर मैं बनाता हूं तो मुझे मेरी माँ की तरफ से, जो इस वक्त शायद शो भी मेरा देख रही है, उनकी तरफ से बड़ी जो है वो शाबाशी मिलेगी, क्योंकि अक्सर औकात उनको रहता है इस चीज़ का कि यार बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कुक करना आना चाहिए, कि माएँ अक्सर औकात जब घर पे नहीं होती वो अपना ख्याल खुद रख सकें। तो आपकी माँ तो बड़ी खुश होंगी, आप जो कुछ तैयार करते हैं वो तो उंगलियां चाटती रहती होंगी। जी बिल्कुल, बल्कि वो डेली मेरा शो भी देखते हैं। अच्छा, बहुत खुश होते हैं, शो भी देखते हैं। अच्छा, उनकी तरफ से कोई खास फरमाइश आपको आती है कि आज खास तौर पे ये पकाओ यार, घर में मेहमान आ रहे हैं, तो सलमान तुम तो बड़ा अच्छा बनाते हो, हाथों में जादू है तुम्हारे, क्या कहोगे इस हवाले से? जी जब मतलब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो फिर मतलब मैं ही बनाता हूँ। जैसे कि मेरी सिस्टर आती हैं, उनको बिरयानी बहुत पसंद है, उन्होंने फरमाइश करनी होती है कि हमें बिरयानी बना के खिलाएं, फिर उनके लिए हम बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है वैसे? मेरी फेवरेट डिश चाइनीज़ है। अच्छा, वैसे जिसकी नाज़रीन गर्लफ्रेंड या वाइफ जो होती है, उसका हस्बैंड जो है वो ख़ास तौर पे अगर शेफ़ हो तो बड़ी खुशकिस्मत होती है कि घर के अंदर खाने उसको खुद नहीं तैयार करने पड़ते, बल्कि फरमाइश करती है कि अपने हस्बैंड से कि खाने तैयार किए जाएं। तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ अगर है तो वो बड़ी खुशकिस्मत होगी फिर तो। नहीं, अभी कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है जी, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन जो भी आएगी वो काफ़ी खुश होंगी, हम उम्मीद करते हैं। तो सलमान, कहाँ तक पहुंचा हमारा काम और कितनी देर और बाकी है?
ये ऑलमोस्ट हमारा सैलड भी रेडी हो चुका है, हमारा रायता भी रेडी होने लगा है, क्योंकि जो सैलड बड़ा मुझे जबरदस्त लग रहा है। मैं अपनी ऑडियंस को दिखाता चलूं। नाज़रीन आप देख सकते हैं बड़ा मजेदार सैलड जो है वो वाइट कोरमे के साथ तैयार किया गया है और मेरे मुंह में पानी तो आ रहा है जनाब, मैं चखना चाहूंगा इसलिए मैं चख रहा हूं। तो सलमान आप थोड़ा सा बताते जाएं किस तरह से बनाया और क्या क्या चीजें ऐड की हैं। इसके लिए हमें टमाटो चाहिए, ऑनियन चाहिए और कुकम्बर चाहिए। तीनों को हमने जूलियन कट कर लेना है। जूलियन कट करने के बाद इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लेमन। अच्छा, जूलियन कट करने का थोड़ा सा तरीका भी बता दें, क्योंकि ऑडियंस जो देख रही है उनको तो नहीं पता चल पाएगा कि जूलियन कट किस तरह से करना है। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा दिखा दें इसको कि जूलियन कट किस तरह से किया जाएगा ताकि लोगों को बताओ। जी आप देख सकते हैं कि इसको ऑनियन चॉप किए जा रहे हैं और ऑनियन चॉप करने के बाद इसी तरीके से आपने कुकम्बर को भी चॉप करना है, टमाटो को भी चॉप करना है। करने के बाद इसको सैलेड बनाना। अच्छा एक चीज इसमें मैं नोट कर रहा हूं सलमान, जो कि मोस्टली सैलेड्स की में मुझे नहीं दिखती, कुछ स्पाइसेस आपने ऐड किए और ये अजीब तरीके से मैरिनेट किया है जिससे टेस्ट बहुत डेवलप हो गया इसका। क्योंकि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ सैलेड बनाते हैं तो इस तरह का टेस्ट अक्सर नहीं होता। तो ये ऐड क्या किया है आपने? इसमें हमने जस्ट लेमन जूस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। ये तीनों ही डाइजेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और टेस्ट तो आप चेक कर ही चुके हैं इसका। बिल्कुल जी, टेस्ट तो बड़ा लाजवाब है और हम इस चीज की उम्मीद करते हैं कि जो व्हाइट कोरमा बन रहा है वो भी जबरदस्त होगा। उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ चलूंगा। उनकी तरफ जाने से पहले आप देख सकते हैं कि दही के अंदर, योगर्ट के अंदर इन्होंने खासतौर पे पुदीने की चटनी ऐड की है ताकि पुदीने वाला दही तैयार किया जा सके। हमारे माशरे के अंदर खासतौर पे जब घर के अंदर व्हाइट कढ़ाई बनाई जाए या फिर कोई भी चिकन कढ़ाई बनाई जाए तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि उसके साथ पुदीने की चटनी हो, लज्जत को दुबाला कर देता है। सलमान अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खासतौर पे डिमांड होती है लोगों की इसे तैयार करने के लिए। जी जो हमारा मेन कोर्स होता है इसके साथ जो कॉन्टिमेंट्स होते हैं इसका बड़ा अहम रोल होता है। ये आपकी जो डिश जो मेन कोर्स होता है इसको बहुत टेस्ट को डेवलप करते हैं और साथ ही इसका मतलब और लुक भी इनकी मतलब वो आपका कह लें कि जो टेबल सजा होता है वो भी बहुत खूबसूरत बन जाता है। टेबल सजा होता है जी, खूबसूरत बन जाता है। उमैर हमारे साथ मौजूद है। उमैर थोड़ा सा टैक्स से हटके, एक्साइज और कस्टम से हटके बातें करते हैं, एफडीआर से हटके बीट तो आप करते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? जी बिल्कुल, बिलखुसूस जो देसी खाने हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो ज़्यादा पसंद है, बिलखुसूस बिरयानी और चिकन पुलाव। और मेरे ख्याल से बेगम को कभी फरमाइश करते हैं कि आज बेगम ये बनाओ मजा आ जाएगा? जी बिल्कुल, बेगम को फरमाइश तो करते हैं और बिलखुसूस इसके लिए जो चिकन बिरयानी की फरमाइश है वो स्पेशली जो है वो कभी कभार की जाती है। और जब बिरयानी बिलखुसूस बेगम के हाथ की बनी हुई हो तो उसका जो मजा है उसका लुत्फ है। काफी प्यार है आपको। जी बिल्कुल, जो अज़दवाजी जिंदगी अच्छा, होती है। डर के तो नहीं कह रहे? नहीं, डरने वाली मुझे लग रहा है जब मैंने पूछा आपसे कि भाभी से प्यार है, आप हाँ बहुत है, कुछ इस तरह। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और बिलखुसूस जो मैरिड लाइफ है, जब तक आप में प्यार नहीं होगा, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। अच्छा, बेगम से बात भी इसी तरह से करते हैं जैसे बीपल देते हैं? जी बिल्कुल बेगम, जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं शायद उनका ये लाइफस्टाइल बन जाता है। और समटाइम्स फिर इस लाइफस्टाइल से भाभी तो बड़ी इंप्रेस होंगी और खुश होंगी। बिल्कुल इंप्रेस देखा, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन जी बिल्कुल। और जहां तक बात है रिपोर्टर्स के लाइफस्टाइल की, तो हम घर से ज्यादा जो टाइम है वो अपना दफ्तर में स्पेंड करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। और हमारा ऑफिस भी नाज़रीन हमारी एक फैमिली की तरह ही होता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से ज्यादा वक्त जो है वो अपने ऑफिस के अंदर गुजारते हैं। और अल्लाह ताला इस सिटी न्यूज़ नेटवर्क को, सिटी 41 को और जितने भी दूसरे चैनल्स हैं हमारे, उन सबको कायम दायम रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसी के साथ नाज़रीन अपने प्रोग्राम से आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ताला तब के लिए आप सबका हामियों नासिर हो।